द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हम वित्त आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम वित्त आयोग के कार्य और 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में विस्तार से जानेंगे। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को वित्त आयोग यह सिफारिश करता है कि संघ एवं राज्यों के बीच जो करों के शुद्ध जो प्राप्तियाँ हुई हैं उसका कैसे वितरण किया जाए। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह है कि राज्यों के बीच है ना, पहले दो स्टेजेस में डिवीज़न होता है। सबसे पहले तो ये होता है कि कुल राज्यों का क्या हिस्सा होना चाहिए, यानी कि कुल 28 राज्य हैं, तो जो कुल करों से प्राप्त आय हुई है उसमें 28 राज्यों का कुल क्या हिस्सा होगा, और उसके बाद प्रत्येक राज्य को उस हिस्से में से कितना भाग मिलेगा। ये दो स्टेजेस में कार्य होते हैं। तो वित्त आयोग का यह प्रमुख दायित्व होता है। अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को क्या अनुदान दिया जा सकता है, किस आधार पर दिया जाना चाहिए, इसकी भी वह सिफारिश करता है। राज्य वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती है उसके आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में कैसे संवर्धन किया जाए, इसके लिए क्या आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर भी वित्त आयोग सिफारिशें करता है। राष्ट्रपति द्वारा और कोई विशिष्ट निर्देश दिया जाए तो देश के सुदृढ़ वित्त के हित में हो, इसके लिए भी वह सिफारिशें करता है। तो ये जो भी सिफारिशें होती हैं वित्त आयोग की, वह राष्ट्रपति को सौंप देता है, जिसे राष्ट्रपति संसद की दोनों सदनों के समक्ष रखती है। जो सिफारिशें होती हैं उसके साथ साथ एक स्पष्टीकरण ज्ञापन भी उनको देना पड़ता है, ताकि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में क्या कार्रवाई हुई उसकी जानकारी दी जा सके। वित्त आयोग द्वारा जो भी सिफारिशें दी जाती हैं वह सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं, बाध्यकारी नहीं होती। फिर भी सरकार जो है, जैसा मैंने कहा था कि लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में रखकर इनकी सिफारिशें मान ली जाती हैं। जो अभी वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है ना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। 15वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो 2020 से 2025 तक का होगा। अभी तक 14 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 14वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें थी वो 2019-20 तक के लिए वैध मानी गई। प्रथम वित्त आयोग आप जानते हैं, उसके केसी नियोगी जो थे अध्यक्ष थे, और ये जो है वर्तमान जो है 15वां वित्त आयोग, इसके जो अध्यक्ष हैं वो NK सिंह हैं, है ना। ये भारत सरकार के पूर्व सचिव रहे हुए हैं और विधानसभा खासकर क्या कहते हैं राज्यसभा के जो है ये सांसद भी हैं, बने रह चुके हैं। अभी वर्तमान में ये राज्य 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा जो सदस्य होते हैं वो उसमें उनके नाम हैं अजय नारायण झा, अनूप सिंह, अशोक लाहिरी, रमेश चंद्र, ये 4 अन्य सदस्य हैं। इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और इनकी जो प्रोफाइल है यह भी आपके सामने हमने जो है प्रस्तुत कर रखा है। आप देख सकते हैं कि इनमें से एक बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, फिनांस से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं और इकोनॉमिस्ट हैं वो, और नीति आयोग के सदस्य रहे हुए हैं रमेश चंद्र सिंह, और इसके जो सचिव हैं वो श्री अरविंद मेहता, ये वर्तमान के सदस्य और सचिव हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया था, इसका जो मूल्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य वित्त आयोग का वो ये है कि केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों खासकर जो करों से प्राप्त आय है उसका बंटवारा करना है, और यह भी देखना है कि राज्य विधायिका जो है स्थानीय निकायों को अपनी कराधान की जो शक्तियाँ हैं उसमें से कुछ अधिकार दे। यानी यह भी देखना है कि राज्य में जो स्थानीय निकाय हैं वो भी अच्छी तरीके से कार्य कर सके। इसके लिए राज्य जो है ये सुनिश्चित करता है कि राज्य भी उनको कुछ शक्तियाँ दे, और केंद्र कर राजस्व का एक बड़ा जो अधिकांश हिस्सा एकत्र जो करता है उसके कुछ निश्चित करों के संग्रह के माध्यम से बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था में योगदान देता। वैसे यहाँ पर एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि वित्त आयोग जो भी सिफारिशें करता है वह सिफारिशें अगर राज्य को इस रूप में देखा जाए कि कितना मिल रहा है राज्यों को, तो केंद्र की जो कुल आमदनी होती है उसका लगभग 9% हिस्सा जो है राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर मिलता है। लेकिन
लगभग उनको इससे 3 गुना से थोड़ा ज़्यादा, लगभग 28% जो हिस्सा उनको केंद्र द्वारा जो विभिन्न अन्य योजनाएं हैं और जो सहायता दी जाती है उसके माध्यम से प्राप्त होता है। अर्थात यानी संवैधानिक जो संस्था वित्त आयोग है उसके द्वारा राज्यों को मात्र 9% उनकी आमदनी का एक हिस्सा होता है, जबकि लगभग 28% जो हिस्सा है वह उनको नीति आयोग या केंद्र सरकार की अन्य परियोजनाओं के माध्यम से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप एक विसंगति देख सकते हैं कि संवैधानिक संस्था के माध्यम से राज्यों को जो हिस्सा मिलता है, आय प्राप्त होती है केंद्र सरकार के द्वारा, वह कम है, वो 1/3 है, जबकि अन्य जो संस्थाएं हैं जो असंवैधानिक मतलब जो संवैधानिक संस्थाएं नहीं, गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके माध्यम या उनकी सिफारिशों से राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त होती है और यह जो है निश्चित रूप में एक राजनीति का प्रमुख कारण बन जाता है। आगे देखिए हम 15वां जो वित्त आयोग है, जैसा मैंने बताया इसके जो अध्यक्ष हैं नंद किशोर सिंह हैं और अनुच्छेद 280 के तहत इसकी स्थापना की गई, 5 वर्षों के लिए की गई है और प्रत्येक वर्ष ये क्या करती है, एक वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करती जाती है। ये सारे जो है आपको जानकारी इसलिए दी जा रही है कि वर्तमान में ये कौन सदस्य हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है। तो ये एक संवैधानिक निकाय है, जैसा मैंने पहले ही बताया। ये सारे तथ्य उसी संदर्भ में आपके समक्ष रखे गए हैं। 1 फरवरी 2020 को संसद के पटल पर ये जो पहला वार्षिक रिपोर्ट जो 2020 से 25 तक का जो है उसका पहला रिपोर्ट 1 फरवरी 2020 को रखा गया था और इसके बाद प्रतिवर्ष जो है रिपोर्ट इसी तरह से रखे जाते हैं। इसकी जो अंतिम रिपोर्ट जो है 30 अक्टूबर 2020 को सौंप दी जाएगी। जो 21 से जो 26 की अवधि के लिए जो है दूसरा रिपोर्ट 30 अक्टूबर को सौंप दी जाएगी। अब यहाँ से हम ज़रा सा कंपैरिजन कर लें कि 14वें वित्त आयोग की अध्यक्षता में YV रेड्डी जो थे, उन्होंने केंद्र के करों में राज्यों को 42% हिस्सा देने की अनुशंसा की थी, लेकिन वर्तमान में जो है ये 42 की बजाय 41% कर दिया गया है। यह जो आपके सामने जो आप देख रहे हैं एक पिक्टोग्राफिक डिपिक्शन है, यह आप देखेंगे कि 15वें वित्त आयोग में जो है किस प्रकार से जो है क्या आधार लिए गए, जिस आधार पे केंद्र राज्यों को वित्तीय अनुदान दिए जाने की अनुशंसा की गई। इसमें आप देखेंगे जनसंख्या के आधार पर लगभग 15% है, जबकि 14वें वित्त आयोग में 27.5% हुआ करता था। अब इसे जनसंख्या के आधार पे 15% कर दिया गया है। यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है कि जनसंख्या से तात्पर्य है कि प्रति व्यक्ति को गणना करके कुछ पैसे दिया जाए। किसी राज्य में अगर जनसंख्या अधिक है तो उसे अधिक पैसे मिलने चाहिए। ये सिद्धांत 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों तक था, लेकिन अब इसे जो है जनसंख्या को आधार बनाकर जो अनुदान दिए जाते हैं उसको कम कर दिया गया। उसके पीछे उद्देश्य यह है कि भाई हम जनसंख्या को नियंत्रित भी करना चाहते हैं। अगर ये एक आधार बन जाएगा तो अधिक धन प्राप्त करने के लोग जो है जनसंख्या को नियंत्रित नहीं करना चाहेंगे, इसलिए या जो ऐसे राज्य हैं जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है उसको अधिक लाभ हो जाएगा। तो एक प्रकार के आप नकारात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देंगे, किसी को पुरस्कार देंगे क्योंकि उसने जनसंख्या नियंत्रण नहीं किया और उसकी जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए उसको ज़्यादा आप अनुदान दे रहे हो। तो इस दृष्टि से 15वें वित्त आयोग ने केवल 15% ही जनसंख्या को ध्यान में रखकर जो है वित्तीय अनुदान दिए जाने की सिफारिश की और लगभग 15% जो है वह क्षेत्रफल को ध्यान में रखकर किया गया है। उसी प्रकार आप देख सकते हैं 10% जो है वो वन और पर्यावरण को ध्यान में रखकर 10% एलोकेशन किया गया। यानी ये आधार बनते जा रहे हैं जिन आधारों पर जो है प्रत्येक राज्यों की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाती है। और इसी प्रकार आप देखेंगे कि जो है डेमोग्राफिक जो परफॉर्मेंस है जो है उसके आधार पर लगभग 12.5% का किया गया है, योगदान किया गया है और टैक्स एफर्ट्स के लिए लगभग 2.5% किया गया है। और सबसे ज़्यादा जो बड़ा हिस्सा है
वह है इनकम डिस्टेंस को ध्यान में रख कर किया गया। यानी जो अधिकतम जो आय है और न्यूनतम आय में जो गैप है उसको ध्यान में रखकर कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा है यह गैप, उसको ध्यान में रखकर 45% का जो है कंट्रीब्यूशन किया जाता है। तो और जैसा स्टेट शेयर दूसरा जो आप देख रहे हैं ग्राफ, उसमें जो डिविजिबल पूल है उसमें स्टेट का जो शेयर है, जैसे मैंने कहा 14वें वित्त आयोग में 42% था, वो अब घटकर कितना हो गया, 41% हो गया। तो इसी तरीके से आगे हम देखें, इस चीज़ को और अच्छे से समझ लें कि 15वें वित्त आयोग की जो पहली रिपोर्ट आई थी उसमें सिफारिशों में क्या शामिल था कि एक तो ये था कि राज्यों को टैक्स में क्या हिस्सा होना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए पहले 42 के बजाय 41% अब कर दिया गया है। यह 1% की जो कमी आई है वह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए धनराशि की व्यवस्था करने के लिए की गई है। और जैसा मैंने अभी आपको ग्राफ में बताया वह विस्तार से आप उसको यहाँ दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये सारी बातें, जैसे इनकम डिस्टेंस क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय कम है उन्हें विभिन्न राज्यों की बीच बराबरी कायम करने के लिए अधिक ज़्यादा हिस्सा दिया जाता है। इसको इनकम डिस्टेंस कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो जिस राज्य किसी राज्य की अगर उच्चतम आय है और किसी की कम है तो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा का है। तो मान लीजिए कि सबसे अधिक जो है आय है, उच्चतम आय महाराष्ट्र की है और सबसे कम मान लीजिए कि उड़ीसा की है, तो ये जो यहाँ पर इनकम डिस्टेंस ज़्यादा है उड़ीसा की, तो उसको जो है अधिक धन दिया जाएगा। और मान लीजिए कि गुजरात की जो है महाराष्ट्र से थोड़ा ही कम है तो उसे कम पैसा दिया जाए। तो इनकम डिस्टेंस का आधार से तात्पर्य यह हुआ। उसी तरह डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को जैसा मैंने बताया है उसको ध्यान में रखकर जो है आपको दिया जाता है। इसमें क्या हुआ है कि पहले ये 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाता था, लेकिन 15वें वित्त आयोग ने 2011 की जनसंख्या के आधार पर जो है ये दिए जाने का प्रस्ताव रखा है। तो इसका उद्देश्य ये है कि जिन्होंने अपने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित किया उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए, वरना क्या होता था कि जिन्होंने 1971 के आधार पर अगर हम करते तो जिनकी जनसंख्या ज़्यादा थी उनको ज़्यादा मिल जाता था। इसलिए आपने देखा होगा कि उसमें कम कर दिया गया। जैसे मैंने आपको पीछे वाले इसमें दिखाने की कोशिश की थी कि ये आप देखिए पहले ये 27.5% हुआ करता था, वो उसको घटाकर अब 15% कर दिया गया। तो इसी तरह से जो ये परिवर्तन है वो कर प्रयास क्या किए गए, यानी कि किस राज्य ने अधिक कर प्राप्त करने के लिए प्रयास किए, उसकी संकर दक्षता जिसकी अधिक है उसको अधिक पुरस्कृत किया जाता है ना। तो इसी तरह फॉरेस्ट इकोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए कि किस राज्य कुल वन सघनता क्या है, इस आधार पर भी पैसे दी जाती है। ये क्राइटेरिया है जिसके आधार पर आप कहिए कि राज्यों के बीच जो है टैक्स का डिवीजन किया जाता है। कुल मिलाकर 2020-21 में सभी राज्यों को कुल 8,55,176 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। और इसमें आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो हिस्सा मिल रहा है लगभग 18% यानी 17.93 यह उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। तो जो भी क्राइटेरिया बताए गए हैं उस क्राइटेरिया के आधार पर उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि वित्त आयोग जो है वो किस प्रकार से भारत के सहकारी संघवाद को प्रभावित कर रहा है। तो इसमें जो है कई गंभीर प्रश्न खड़े किए गए, खासकर 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें थी जिसने 1971 के बजाय 2011 की जनगणना को ध्यान में रखकर संसाधनों के आवंटन की बात कही है। इसकी वजह से एक विवाद पैदा हो गया और यह विवाद जो है सहकारी संघवाद के ऊपर किया जा रहा है कि इसने सहकारी संघवाद की जो अवधारणा है उस पर उसको ठेस पहुंचाई है। हालांकि इसमें एक अच्छी बात ये है कि इस जो नवीनतम जो जनगणना के जो आंकड़ों का जो प्रयोग किया जा रहा है इसमें एक फ़ायदा ये हुआ है कि उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच बड़े लंबे समय से विवाद चल रहा था कि उत्तर के राज्य जो है अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, दक्षिण के राज्यों ने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया है, यानी उनकी जो ग्रोथ रेट है उत्तर के राज्यों से कम है।
तो उसको उनको क्या मिलना चाहिए था, उनको इस आधार पे यानी 2011 के आधार पे अगर वो कैलकुलेशन किया जाता तो उनको नुकसान हो जा रहा है, क्योंकि 2011 तक उन्होंने अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। 1971 के आधार पर करें तो उनको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन चूंकि आपने 2011 के जनगणना के आधार पर 15% आवंटन कर रहे हैं आप जनसंख्या को ध्यान में रखें, तो उन्होंने अपनी जनसंख्या कम कर ली, और कम कर ली तो इसका उनको नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए ये एक विवाद का कारण बन गया कि आप 2011 के आधार पर जब ये काम कर रहे हो तो फिर दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनको कम अनुदान मिल रहा है। तो ये एक प्रकार का कह सकते हैं विवाद का कारण बन गया। तो कुल मिलाकर वो उनका ये कहना है कि आप जो है डेमोग्राफिक जो कंडीशंस हैं उसके आधार पर जो आप कर रहे हो, बंटवारे का जो आधार आपने बना रखा है, ये उसको 1971 के को आधार बना कर रखिए, या फिर जो आधार बल्कि आप एक इंसेंटिव के रूप में एक अलग जो है पैरामीटर ले लीजिए कि जिन्होंने कम करने के प्रयास किए उनको उनकी भरपाई होनी चाहिए। तो ये बातें जो है विवाद का कारण बन रही है। इसीलिए ये सारी बात हमने आपके सामने लिखी है। खासकर जो दक्षिणी राज्य हैं उनको नुकसान हो रहा है क्योंकि उन्होंने अपना आबादी को नियंत्रित किया है, जबकि जिन लोगों ने अपने आबादी को नियंत्रित नहीं किया है उनको इसकी वजह से लाभ हो रहा है। तो इसलिए ये एक प्रकार से जो अपना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसके ऊपर एक आपत्ति उन लोगों ने दर्ज कराई है। तो ये चीज़ें आप पढ़ लें, और उसके बाद जो है आप मेरी दृष्टि से आप वित्त आयोग की जो भूमिका है उसको आपने देख लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो अगर हम संक्षेप में सारी बात फिर से आप रिवाइज करें तो वित्त आयोग क्या है, एक संवैधानिक संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य जो है केंद्र राज्यों के मध्य जो करों से प्राप्त आय है उसका बंटवारा करना है, और ये बंटवारे के आधारों का निर्धारण करता है। और जैसा आपने अभी देखा बंटवारे के जो आधार होते हैं वह आधार क्षेत्रफल भी है, जनसंख्या भी है, वन पर्यावरण भी है, और जो है विकास करों को प्राप्त करने में आपने क्या प्रयास किया, यानी कि टैक्स कलेक्शन में आपका क्या एफर्ट रहा है, ये सारे आधार लिए जाते हैं। और इस आधार पर फिर जो है राज्यों को जो हिस्सा मिल रहा है उसमें से प्रत्येक राज्य को जो वितरण किया जाता है। तो कुल मिलाकर मैंने पूर्व में ये बात कही आपको कि वैसे तो केंद्र सरकार की अगर कुल आमदनी 100 रुपये है तो वो 9 रुपये मात्र केवल राज्यों को जो है वित्त आयोग की सिफारिशों के माध्यम से देती है, और उस 9 रुपये में फिर सभी राज्यों को यानी कुल 28 राज्यों को जो है उनमें फिर बंटवारा किया जाता है, और उन बंटवारे का सिद्धांत वित्त आयोग निर्धारित करती है, जैसा कि मैंने अभी सिद्धांतों के बारे में आपको बताया। लेकिन दूसरी तरफ मैंने आपको यह भी बताया कि जैसे नीति आयोग या केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती हैं उन सब के माध्यम से केंद्र सरकार राज्यों को लगभग 29% अनुदान देती है, और जो है यानी कि उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। तो एक तरफ संविधान के माध्यम से केवल 9% जो है राज्यों को पैसा मिल रहा है, जबकि 29% जो पैसा राज्यों को मिल रहा है वो केंद्र सरकार के जो है नीतियों के अनुसार या केंद्र सरकार के सोच के अनुसार राज्यों को प्राप्त हो रहा है। तो ये संभव होता है, और ऐसा होता है कि जिन राज्यों में केंद्र और राज्यों में लगभग एक जैसे पार्टी होती है, यानी राजनीतिक विचारधारा एक जैसी होती है, एक ही दल की सरकार होती है, उनको अधिक लाभ मिलने की संभावना होती है। और इस प्रकार से कहीं ना कहीं केंद्र राज्यों के मध्य जो वित्तीय वितरण होता है, आय का जो वितरण होता है, उसमें राजनीति शामिल हो जाती है। यद्यपि संविधान निर्माताओं ने इसी को दूर करने के लिए वित्त आयोग का निर्माण किया था। तो कहीं ना कहीं वित्त आयोग जो है अपने उस उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं हो पाता। उसका कारण ये है कि नीति आयोग के माध्यम से केंद्र सरकार जो राज्यों को अधिक वित्त उपलब्ध कराती है, और इसकी वजह से क्या होता है, एक राजनीति हो जाती है, क्योंकि जो नीति आयोग है उसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं, और नीति आयोग जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य उसमें शामिल होते हैं,
और केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल होते हैं। तो वो एक केंद्रीय संस्था है जो है, उसमें जैसे केंद्र के विभिन्न मंत्रालय हैं उसी तरह से नीति आयोग भी उसी के समकक्ष एक संस्था बन जाती है, और जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री को परामर्श करना है कि केंद्र सरकार कौन कौन सी योजनाएं चलाएगी और किन राज्यों में कितनी योजनाएं चलाई जानी है, उसको कितना धन दिया जाना है। तो ये एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है नीति आयोग, जबकि वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। तो आप देखिए कि जो है वित्त आयोग के माध्यम से मात्र 9%, और जबकि एक राजनीतिक संस्था के माध्यम से 29% आप जो है वित्त का जो है बंटवारा कर रहे हैं, यानी कि जो फंड का एलोकेशन कर रहे हैं। तो इसलिए जो वर्तमान जो व्यवस्था है इसमें कहीं ना कहीं एक खामी रह जाती है। उद्देश्य होना चाहिए कि वित्त के आवंटन में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होकर और शुद्ध रूप से राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर जो है यह आवंटन किया जाना चाहिए। और इसीलिए बहुत सारे विचारक इस बात को महत्व देते हैं कि नीति आयोग को भी एक संवैधानिक संस्था बना दिया जाए, और वह भी उन सिद्धांतों के आधार पर जो संसद में उस बात को रखा भी जाए कि किन सिद्धांतों के आधार पर आपने आवंटन किया है। अभी तो क्या होता है कि केंद्र सरकार की मर्जी के अनुसार, जो केंद्र सरकार में जो राजनीतिक दल है जिसकी सरकार है उसके मर्जी के अनुसार जो है ये आवंटन किया जा रहा है। तो जब आप उसको एक संवैधानिक संस्था बना देंगे तो निश्चित रूप में आपको जो है कुछ सिद्धांत का निर्धारण करना पड़ेगा और सहकारी संघवाद में राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से संसद द्वारा अगर नीति आयोग को एक संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया जाता है तो यह जो आवंटन की प्रक्रिया है वो ज़्यादा बेहतर और प्रासंगिक हो पाएगी। जो उद्देश्य है कि केंद्र राज्यों के मध्य वित्त का जो बंटवारा है वह निष्पक्ष हो और सिद्धांतों के आधार पर हो, वो सफल हो पाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप जो है वित्त आयोग को समझ पाए होंगे, और इसके साथ मैं बहुत सारे आपको स्टडी मटेरियल भी पोस्ट कर दूँगा, आप उसको पढ़ेंगे और कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो वापस आप मुझसे जो है बातचीत कर सकते हैं, अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर अगले शीर्षक को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।